नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप हमारे रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे तो एक सीरीज स्टार्ट की जिसमें आपको 500 प्रश्न मिलेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के। पहला पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं जिसमें आपको 50 प्रश्न मिलेंगे। दूसरा पार्ट ये है जिसमें भी आपको 50 प्रश्न मिलेंगे। एक प्रैक्टिस सेट के रूप में आपको ये 50 प्रश्न दिए जा रहे हैं। आपको आपका आकलन करना है कि इन 50 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं। सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको स्किप नहीं करना है और अंत में जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है, आज के जो 50 प्रश्न हैं शिक्षा मनोविज्ञान के, वो आपको कैसे लगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आज का हमारा, अधिगम के बंद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। यहाँ पर देखिए बंद सिद्धांत के प्रवर्तक के बारे में पूछा गया है। बीएफ स्किनर है, थॉर्नडाइक है, पावलोव है या फिर कोहलर है। चाहे तो आप अपनी कॉपी में आंसर लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट मेरे कमेंट्स के माध्यम से भी आंसर दे सकते हैं। बंद अधिगम सिद्धांत के बारे में पूछा गया है। राइट आंसर आपका होगा थॉर्नडाइक। देखिए थॉर्नडाइक से संबंधित मैं 70 प्रश्न लेकर आया हूँ, मतलब इसका वीडियो मैं बना चुका हूँ। यदि नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। थॉर्नडाइक के जो सिद्धांत हैं उनको और किन किन नामों से जाना जाता है और उनसे संबंधित जो प्रश्न बन रहे हैं सभी को मैंने इंक्लूड किया है। टोटल 70 प्रश्न रखे हैं, तो देख लीजिएगा एक बार चैनल पर जाकर। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए हैं। तो दूसरा प्रश्न यहाँ पर हमारा, बालक में पहल बनाम अपराध बोध की अवस्था कब होती है। देखिए बालक में पहल बनाम अपराध बोध की अवस्था ये किसके द्वारा दी गई अवस्था, तो एरिक्सन के द्वारा दी गई। याद रखिएगा, एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत में कुल कितनी अवस्थाएं दी थी, 8 अवस्थाएं दी थी, जिसमें एक अवस्था ये भी है, बाकी की और भी आगे आने वाली है। इसलिए 8 अवस्था के बारे में यहाँ पर जिक्र नहीं करूंगा, क्योंकि आगे 1 बाय 1 करके आपको इन अवस्थाओं के बारे में पता चलने वाला है। ये ध्यान दीजिएगा किसके द्वारा दी गई है, एरिक्सन के द्वारा। कौन से सिद्धांत में दी गई है, तो मनोसामाजिक सिद्धांत में ये सभी अवस्थाएं दी गई है। अब यहाँ पर आपको बताना है, बालक में पहल बनाम अपराध बोध की अवस्था कब से कब तक की होती है। 1 साल से 3 साल के बीच होती है, 3 साल से 6 साल के बीच होती है, 6 साल से 12 साल के बीच होती है या फिर 12 साल से 18 साल के बीच होती है। पहल बनाम अपराध बोध की अवस्था याद रखिएगा ये 3 साल से 6 साल के बीच में होती है। कितने वर्ष से कितने वर्ष तक के बीच में होती है, 3 साल से 6 साल के बीच में होती हैं। कक्षा में अभिप्रेरणात्मक सिद्धांतों का प्रयोग किया जा सकता है, किस हेतु किया जा सकता है, उपलब्धि प्रेरणा वृद्धि हेतु किया जा सकता है, तनाव कम करने हेतु, उच्च स्तरीय स्पर्धा टालने हेतु या फिर उपरोक्त सभी हेतु। कक्षा में अभिप्रेरणात्मक सिद्धांतों का प्रयोग किस लिए किया जा सकता है, इसके बारे में आपको बताना है। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर 53 का उपरोक्त सभी। उपलब्धि प्रेरणा वृद्धि हेतु, तनाव कम करने हेतु और उच्च स्तरीय स्पर्धा टालने हेतु कक्षा में अभिप्रेरणात्मक सिद्धांतों का प्रयोग किया जा सकता है। उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, बालक में परिश्रम बनाम संघर्ष और हीन भावना कब होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था किसके द्वारा दी गई है सभी अवस्थाएं, एरिक्सन के द्वारा दी गई है। और कौन से सिद्धांत में दी गई है, तो मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में दी गई है। कितनी अवस्थाएं बताई ने, टोटल 8 बताई हैं, उसमें से एक ये भी है, परिश्रम बनाम संघर्ष और हीन भावना। अब आपको बताना है कि ये किस वर्ष से किस वर्ष के बीच होती है। 1 साल से 3 साल, 3 साल से 6 साल, 6 से 12 वर्ष या फिर 12 से 18 साल के बीच में। 54 का आंसर आपका होगा 6 साल से 12 साल के बीच में। बालक में परिश्रम बनाम संघर्ष और हीन भावना ये 6 साल से 12 साल के बीच में होती है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्न में से कौन सी जन्मजात या आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। जन्मजात या आंतरिक अभिप्रेरणा कौन सी नहीं है। प्यास, यौन का काम, उपलब्धि की आवश्यकता या फिर भोग। जैसे ही आप चारों विकल्प पढ़ेंगे ध्यान से तो आपका आंसर सामने होगा उपलब्धि की आवश्यकता। ये जन्मजात या आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं होती है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। बालक में पहचान और पहचान भ्रांति अवस्था कब होती है, कब से कब तक की होती है पहचान और पहचान भ्रांति अवस्था। ये भी एरिक्सन के द्वारा ही दी गई है, मनोसामाजिक सिद्धांत के अंतर्गत आती है। 8 अवस्था इन्होंने बताई है, उसी में से एक अवस्था है पहचान और पहचान भ्रांति की अवस्था। ये कितने साल से कितने साल के बीच में होती है बालक में। 1 साल से 3 साल के बीच में, 3 साल से 6 साल के बीच में, 12 से 18 या फिर 6 साल से 12 साल के बीच में। तो यहाँ पर देखिए पहचान और पहचान भ्रांति अवस्था के बारे में पूछा गया है। तो ये 12 साल से 18 साल के बीच में या फिर 12 साल से 19 साल के बीच की अवस्था होती है पहचान और पहचान भ्रांति की अवस्था। निम्नलिखित में से कौन कौन से वैज्ञानिकों ने अपने बालकों का अध्ययन किया है। यहाँ पर देखिए कौन सा वैज्ञानिक है जिन्होंने अपने बालकों पर अध्ययन किया है। पेस्टालोजी है, जिन प्याजे हैं, दोनों ने किया है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा पेस्टालोजी ने भी और जिन प्याजे ने भी, दोनों ने ही अपने बालकों पर अध्ययन किया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा, इन दोनों ने ही बालकों पर अध्ययन किया है, पेस्टालोजी और जिन प्याजे ने।
निम्न में से कौन सी डेनियल गोलमैन द्वारा प्रतिपादित संवेगात्मक बुद्धि की एक विशेषता नहीं है। यहाँ पर देखिए पूछा जाता है कि संवेगात्मक बुद्धि का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है, तो डेनियल गोलमैन के द्वारा किया गया है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर उनके द्वारा जो विशेषता दी गई है उनमें से कौन सी विशेषता नहीं है, ये पूछा गया है संवेगात्मक बुद्धि की। आत्मचेतना, आत्मनियंत्रण, आत्मसंतुष्टि या फिर सामाजिक कौशल। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा आत्मसंतुष्टि। याद रखिएगा, जो आत्मसंतुष्टि है ये एक विशेषता नहीं है। किसके द्वारा? डेनियल गोलमैन के द्वारा ये विशेषता नहीं दी गई है संवेगात्मक बुद्धि की। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए, अधिगम के संप्रत्यय निर्माण एवं समस्या समाधान जैसे घटक प्रतिपादित किए हैं। किसने अधिगम के संप्रत्यय निर्माण एवं समस्या समाधान जैसे घटक प्रतिपादित किए हैं? व्यवहारवादी ने, संज्ञानात्मकवादी ने, फैकल्टी मनोविज्ञान ने या फिर प्रतीकवादी ने? तो ये किया है संज्ञानात्मकवादी ने। याद रखिएगा, जो अधिगम के संप्रत्यय निर्माण एवं समस्या समाधान जैसे घटक प्रतिपादित किए हैं तो ये संज्ञानात्मकवादी द्वारा किए गए हैं। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी के लिए पुरस्कार की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जिंदगी में एक बार पुरस्कार दिया जाना चाहिए, अधिक से अधिक पुरस्कार दिए जाने चाहिए या फिर साल में एक बार पुरस्कार दिया जाना चाहिए। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी के लिए क्या आवश्यक है, क्या दिया जाना चाहिए? तो याद रखिएगा, पुरस्कार की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी के लिए जो पुरस्कार होता है इसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है। तो राइट आंसर आपका पहला वाला होगा। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया है? लेमार्क के, हैरिसन के, डार्विन के या फिर मैकडोगल के? दिया गया सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये जो दिया गया सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का जो सिद्धांत है ये डार्विन के द्वारा दिया गया है। एक बालक किसी लड़की को देखकर विचार करता है कि मैंने इसे कहीं देखा है। यह अवस्था कौन सी है? इदम की है, अहम की है, अर्धचेतन की या फिर अचेतन की? सबसे पहले जानते हैं कि ये किसके द्वारा दिए गए हैं। तो याद रखिएगा, ये फ्रायड के द्वारा दिए गए हैं। किसके द्वारा दिए गए हैं? फ्रायड के। कौन से सिद्धांत में दिए गए हैं? तो ये मनोविश्लेषण का सिद्धांत है। याद रखिएगा, मनोविश्लेषण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है या फिर इसके प्रतिपादक कौन है? तो वह है सिगमंड फ्रायड। याद रखिएगा, इनके द्वारा ईड, ईगो, सुपर ईगो आपने सुना होगा। ये स्तर जो बताए हैं ये सिगमंड फ्रायड के द्वारा बताए गए हैं। थोड़ी सी जानकारी दूंगा। यदि हम यदि हम पूरी बात करें, यानी कि इनके मनोविश्लेषण सिद्धांत के बारे में बात करेंगे तो 1 घंटे से ऊपर हो जाएगा। इसलिए जो विशेषकर जो इंपॉर्टेंट है उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। यदि पूछा जाए कि मनोविश्लेषण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है तो सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया है। फ्रायड कहाँ के निवासी थे? तो ऑस्ट्रिया के थे। इनका जन्म कब हुआ था? 1856 में हुआ था। मृत्यु कब हुई थी? 1939 की हुई थी। इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। यदि आपने हमारे जो वैज्ञानिकों से संबंधित में हमने वीडियो बनाए हैं 1 by 1 करके, यदि आपने उनको देखा है तो यहाँ पर आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। यदि हम बात करें कि इन्होंने मन के कितने स्तर बताए हैं, यदि फ्रायड के बारे में पूछे कि फ्रायड ने मन के कितने स्तर बताए हैं तो इन्होंने 3 स्तर बताए हैं: चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। चेतन मन इन्होंने 10% यानी कि 1/10 भाग बताया है। और अचेतन मन की बात करें तो इन्होंने 90% बताया, यानी कि 9/10वां भाग कौन सा होता है मन का? वो अचेतन मन होता है। और मन के आधार पर इन्होंने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है? तो इन्होंने 3 भागों में बांटा है: ईड, ईगो, सुपर ईगो, या कह सकते हैं इदम, अहम और पराहम। इनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। एक प्रश्न और पूछा जाता है, जैसे कि पूछा जाता है कि मैकडोगल ने कितनी प्रवृत्तियां बताई है। तो सभी को पता है कि मैकडोगल के द्वारा 14 प्रवृत्तियां बताई गई है। जो मूल प्रवृत्ति है कितनी बताई गई है? मैकडोगल के अनुसार 14। लेकिन सिगमंड फ्रायड के द्वारा भी पूछी जाती है कि सिगमंड फ्रायड ने मूल प्रवृत्तियां कितनी प्रकार की बताई हैं। तो याद रखिएगा, इनके द्वारा 2 प्रकार की बताई गई हैं। मूल प्रवृत्ति कितनी प्रकार की बताई है सिगमंड फ्रायड के द्वारा? 2 प्रकार की। एक है जीवन मूल प्रवृत्ति और दूसरा है मृत्यु मूल प्रवृत्ति। दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। पूछा जाता है कि जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति ये किसके द्वारा बताई गई है? तो सिगमंड फ्रायड के द्वारा बताई गई। चलते चलते एक प्रश्न और याद कर लीजिएगा कि मन की तुलना बर्फ से किसके द्वारा की गई है? तो ये भी सिगमंड फ्रायड के द्वारा की गई है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सी है? मॉन्टेसरी विधि है, खेल विधि है, किंडरगार्टन विधि है या फिर ये सभी है? शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि के बारे में पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा ये सभी। मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि और किंडरगार्टन विधि, ये तीनों ही उत्तम शिक्षण विधियां हैं शैशवावस्था के लिए। राइट आंसर आपका ये सभी होगा। अगला प्रश्न,
प्रत्यक्षात्मक व संवेगिक गतिक गामक दक्षता परीक्षण हेतु आरंभ में किसने विधि का निर्माण किया था? सबसे पहले किसके द्वारा विधि का निर्माण किया गया था? मारिया, एंडोवर्ड, बिनेट या फिर मॉन्टेसरी? तो दिया गया जो प्रश्न है इसका आंसर होगा आपका मॉन्टेसरी। किसके द्वारा विधि का निर्माण किया गया था आरंभ में? तो ये मॉन्टेसरी के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बालक स्कीमा का निर्माण करता है? मूर्त सक्रियात्मक अवस्था है, संवेदी गामक अवस्था है, अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था है या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर आपके सामने है संवेदी गामक अवस्था। याद रखिएगा, संवेदी गामक अवस्था में बालक स्कीमा का निर्माण करता है। प्रथम बाल निर्देशन केंद्र, याद रखिएगा, प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया था? इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। प्लेटो, डार्विन, विलियम हिली या फिर रूसो? याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है विलियम हिली। प्रथम बाल निर्देशन केंद्र जो खोला गया था ये विलियम हिली के द्वारा खोला गया था। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यताओं का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। यहाँ पर जो दिया गया कथन है ये किसके द्वारा दिया गया है? टिपिनन के, रॉस के, हरलॉक के या फिर मैकडोगल के? तो दिया गया जो कथन है ये हरलॉक के द्वारा दिया गया कथन है। भाषा अवबोधन से संबंध विकार है, पठन वैकल्य है, भाषाघात है, वाक संबंध रोग है या फिर चालाघात है? भाषा अवबोधन से संबंध कौन सा विकार है? राइट आंसर आपका होगा भाषाघात। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्न में से किसका कोई जैविकी आधार नहीं है? प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है। निम्न में से कौन है जिसका जैविकी आधार नहीं है? भूख है, संबंध है, प्यास है या फिर काम है? राइट आंसर आपके सामने है, चारों विकल्प पढ़ेंगे। राइट आंसर आपके सामने होगा संबंध। संबंध का जैविकी आधार नहीं होता है। भूख, प्यास और काम तीनों का ही जैविकी आधार होता है, संबंध का नहीं होता है। राइट आंसर आपका सेकंड वाला होगा। हॉर्नी के अनुसार मौलिक दुश्चिंता के संपत्ति का विकास होता है बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, वयस्कावस्था में या फिर वृद्धावस्था में? हार्नी के अनुसार आपको बताना है मौलिक दुश्चिंता का संपत्ति का विकास कौन सी अवस्था में होता है? तो याद रखिएगा ये बाल्यावस्था में होता है। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर या फिर शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर? निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि किस पर आधारित है ये पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा विकास एवं वृद्धि के मनोविज्ञान सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है। जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है। थॉर्नडाइक के द्वारा, शोर्टेन के द्वारा, हल के द्वारा या फिर शेरमैन के द्वारा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा शोर्टेन के द्वारा। जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है, ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये शोर्टेन के द्वारा कहा गया है। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। बालक श्रेष्ठ आचरण से बुराइयों की ओर लौटता है, बालक पर मन के किस भाग का प्रभाव है? अहम, परम अहम, इदम या फिर इनमें से कोई? देखिए, अहम यानी कि ईड ईगो सुपर ईगो को हमने अच्छे से आपको समझाया है, बारीकी से समझाया है। यदि आपने नहीं देखा है वीडियो देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छे से सरल भाषा में आपको समझाया है। तो यदि नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा इदम। याद रखिएगा, बालक श्रेष्ठ आचरण से बुराइयों की ओर लौटता है, बालक पर मन के किस भाग का प्रभाव है? तो ये इदम का प्रभाव है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। बालक में खिलौनों को जमा करने की आदत कौन सी उम्र में लगती है? 2 साल के बाद, 7 साल के बाद, 11 साल के बाद या फिर 20 साल के बाद? सरल सा प्रश्न है। बालक में जो खिलौनों को जमा करने की आदत लग जाती है वो 2 साल के बाद लग जाती है। किशोरावस्था को शेषावस्था का पुनरावर्तन किसके द्वारा कहा गया है? रॉस के, स्ट्रेंग के, हॉल के या फिर जोन्स के? सरल है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर आपका होगा रास। याद रखिएगा, किशोरावस्था को शेषावस्था का पुनरावर्तन या फिर पुनरावृत्ति किसके द्वारा कहा गया है? तो ये रास के द्वारा कहा गया है। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। साइमन ने, थॉर्नडाइक ने, स्पीयरमैन ने या फिर गिलफोर्ड ने? राइट आंसर आपका होगा बी ने, साइमन ने। मानसिक आयु के प्रत्यय का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया है ये बी ने, साइमन के द्वारा किया गया है। किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से भी होता है? आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से भी होता है? अभिवर्क ग्रंथि, जनन ग्रंथि या गल ग्रंथि या फिर एड्रिनल ग्रंथि? राइट आंसर आपका होगा अभिवर्क ग्रंथि। ये जो अभिवर्क ग्रंथि होती है इसका संबंध मनुष्य के पाचन क्रिया से भी होता है।
पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अभिप्रेरणा का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? सरल है लेकिन इंपोर्टेंट है। बेरोन के, मास्लो के, केंटोविच को या फिर स्कोपलर के? तो राइट आंसर आपका होगा अब्राहम मास्लो के। याद रखिएगा, अभिप्रेरणा का जो आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत है ये अब्राहम मास्लो के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था कौन सी? यहाँ पर देखिए पहली अवस्था के बारे में पूछा गया है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये पियाजे के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? पियाजे के द्वारा। पियाजे के द्वारा जो विकास की अवस्था बताई गई है वो कितनी बताई गई है? 4 अवस्था बताई गई है। तो पहली अवस्था पूछी गई है, तो यहाँ पर देखिए क्रम वाइज मैंने अवस्था लिखी गई है, लिख दी गई है, यानी कि पहली अवस्था ये है, दूसरी अवस्था ये है, तीसरी अवस्था ये है और चौथी अवस्था, यानी कि संवेदीगामक अवस्था पहली अवस्था है, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था दूसरी अवस्था है, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था तीसरी अवस्था है और औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था ये चौथी अवस्था है संज्ञानात्मक विकास की, जो कि पियाजे के द्वारा दी गई है। तो याद रखिएगा, पहली पूछे तो आपका संवेदीगामक अवस्था होगी, दूसरी पूछे पूर्व सक्रियात्मक अवस्था होगी, तीसरी पूछे मूर्त सक्रियात्मक अवस्था होगी और चौथी अवस्था के बारे में पूछे तो वो औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था होगी। ये आपको याद कर लेना है, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पहली पूछी गई है तो पहला वाला ही विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, बालक में सर्वप्रथम भय, क्रोध तथा प्रेम के संवेग विकसित होते हैं, यह कथन किसका है? स्किनर का है, वॉटसन का है, गेट्स का है या फिर लॉक का है? दिया गया कथन काफी इंपोर्टेंट है। किसके द्वारा दिया गया है? तो ये वॉटसन के द्वारा दिया गया है। इनका कहना है कि बालक में सर्वप्रथम भय, क्रोध तथा प्रेम के संवेग विकसित होते हैं। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक किसके द्वारा किया गया है? नन, स्पेंसर, फ्रोबेल या फिर मॉन्टेसरी? इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। आपको पता होना चाहिए कि शिक्षा की जो किंडरगार्टन पद्धति है इसके प्रतिपादक कौन होंगे? फ्रोबेल होंगे। ज्ञानेंद्रियों के विश्राम की अवस्था मानी गई है, जन्म से 1 माह। ज्ञानेंद्रियों के विश्राम की अवस्था के बारे में पूछा गया है, जन्म से 2 माह, जन्म से 2 वर्ष या फिर जन्म से 1 वर्ष। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जन्म से 2 माह। और जन्म से 2 माह की अवस्था होती हैं ये ज्ञानेंद्रियों के विश्राम की अवस्था होती है या फिर मानी गई है। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। प्रेरक प्राणी में विद्यमान शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो उसे निश्चित विधियों के अनुसार कार्य के लिए उत्तेजित करती है। प्रेरक की इस परिभाषा को देने वाले कौन है? यहाँ पर देखिए जो प्रेरक की परिभाषा है ये किसके द्वारा दी गई है? क्रो एंड क्रो, पियाजे, गेट्स एवं अन्य या फिर कोहलर? तो जो दी गई परिभाषा है ये गेट्स के द्वारा दी गई। याद रखिएगा, गेट्स व अन्य के द्वारा जो प्रेरक की परिभाषा है ये गेट्स एवं अन्य के द्वारा दी गई है। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? बच्चे की उपेक्षा करेंगे, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, अभिभावक को लिखेंगे या फिर बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे? एक अभिभावक है जो कि विद्यालय में मिलने आपसे नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? तो आप स्वयं ही उससे मिलने जाएंगे। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित में से किस पर शारीरिक एवं मानसिक विकास के अलावा व्यक्ति का सामाजिक विकास भी निर्भर करता है? सेवा है, संगठन है, परिवार है या फिर शिक्षा का प्रकार है? राइट आंसर आपका होगा परिवार। याद रखिएगा, शारीरिक एवं मानसिक विकास के अलावा व्यक्ति का जो सामाजिक विकास निर्भर करता है वो परिवार पर करता है। असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। स्वतंत्र अध्ययन में करेगा, सुनिर्मित पाठों में करेगा, नियोजित निर्देशन में करेगा या फिर अभ्यास पुस्तिकाओं में करेगा? असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव किस में करेगा? राइट आंसर आपका होगा स्वतंत्र अध्ययन में करेगा। यहाँ पर पहला वाला विकल्प सही होगा। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक जो कठिनाई का अनुभव करेगा वो स्वतंत्र अध्ययन में करेगा। अच्छी स्मृति की विशेषता, यहाँ पर देखिए अच्छी स्मृति की विशेषता पूछी गई है। शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचान, अच्छी धारणा या फिर ये सभी? तो राइट आंसर आपके सामने होगा शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचान और अच्छी धारणा। ये तीनों ही एक अच्छी स्मृति की विशेषता है। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यहाँ कथन किसके द्वारा दिया गया है? वुडवर्थ के, पियाजे के, लेवेंटर के या फिर रास के? तो जो दिया गया कथन है ये रास के द्वारा दिया गया कथन है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। अभिप्रेरणा के बारे में यहाँ कथन किसके द्वारा दिया गया है? गिलफोर्ड के, बलार्ड के, स्किनर के या फिर गुट के? तो यहाँ पर जो दिया गया कथन है ये स्किनर के द्वारा दिया गया है। काफ़ी इंपोर्टेंट कथन है। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है, यहाँ कथन अभिप्रेरणा का किसके द्वारा दिया गया है? तो स्किनर के द्वारा दिया गया है। वह कारक जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए उत्साह बढ़ाता
बढ़ाता या घटाता है उसे कहते हैं अधिगम कहते हैं, अभिप्रेरणा कहते हैं, स्वधारणा कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका होगा कि वह कारक जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए उत्साह बढ़ाता है या फिर घटाता है उसे क्या कहते हैं, अभिप्रेरणा कहते हैं। क्या कहेंगे उसको आप, अभिप्रेरणा कहेंगे। किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। यह कथन किसका, यहाँ पर जो दिया गया कथन है ये किसका है, जॉन एन सिप्सन का है, गेसेल का है, स्टेनली हॉल का है, या फिर ग्रिट फ्रे का है। तो दिया गया कथन स्टेनली हॉल का है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। यह कथन स्टेनली हॉल के द्वारा दिया गया है। निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों का समायोजन की समस्या होती है। यहाँ पर देखिए समायोजन की समस्या किन बच्चों में होती है, किस समूह के बच्चों में होती है, कुशाग्र बुद्धि वाले में होती हैं, औसत बुद्धि वाले में होती हैं, ग्रामीण बच्चे में होती है, या फिर अध्ययनशील बच्चे में होती हैं। तो यहाँ पर किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है, तो यह होती है कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चों में। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले किसका निर्माण होता है गर्भ में, ये पूछा गया है, पैर का, सिर का, धड़ का, या फिर सभी का। तो राइट आंसर आपके सामने है सिर का। याद रखिएगा गर्भ में जो सर्वप्रथम निर्माण होता है वो सिर का होता है। बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है, 6 से 14, 7 से 13, 5 से 11, या फिर 6 से 12। राइट आंसर आपको सभी को पता है, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे होते हैं उनके लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। कौन सी अवस्था में गत्यात्मक विकास तीव्र अवस्था से होता है, संवेदीगामक अवस्था है, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था है, अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था, या फिर पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। सबसे पहले आप सभी को पता होगा कि जो 4 अवस्थाएं किसके द्वारा दी गई है, तो ये जेने पियाजे के द्वारा दी गई है। कौन से सिद्धांत के अनुसार, कौन से सिद्धांत में दी गई है, तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था। इसमें आपको बताना है कि वह अवस्था कौन सी है जिसमें गत्यात्मक विकास तीव्र अवस्था में होता है, तो वह अवस्था होती है आपकी संवेदीगामक अवस्था। पहला वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। जब कोई बालक अपने पुराने अनुभवों के द्वारा सीखता है तो उसे क्या कहते हैं, गामक अधिगम कहते हैं, अधिगम स्थानांतरण कहते हैं, सहचार्यात्मक अधिगम कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका होगा सहचार्यात्मक अधिगम। याद रखिएगा जब कोई बालक अपने पुराने अनुभवों के द्वारा सीखता है तो उसे सहचार्यात्मक अधिगम कहते हैं। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी होगी, मनोविश्लेषण विधि होगी, तुलनात्मक विधि होगी, विकासी विधि होगी, या फिर सांख्यिकी विधि होगी। राइट आंसर आपका होगा विकासी विधि। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की जो सर्वाधिक अच्छी विधि होगी वो विकासी विधि होगी। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। वैचारिक उदय की अवस्था कहा जाता है, संवेदीगामक को, पूर्व सक्रियात्मक को, मूर्त सक्रियात्मक को, या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका होगा पूर्व सक्रियात्मक को। वैचारिक उदय की जो अवस्था है ये पूर्व सक्रियात्मक अवस्था को कहा जाता है। सूझ के सिद्धांत तथा प्रतिपादन करने वाले मनोवैज्ञानिक थे, संरचनावादी थे, गेस्टाल्टवादी थे, व्यवहारवादी थे, या फिर प्रकार्यवादी थे। सूझ के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, किस मनोवैज्ञानिकों के द्वारा किया गया, तो याद रखिएगा ये गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों के द्वारा किया गया। यहाँ पर देखिए क्यूज के तौर पर एक और प्रश्न दिया जा रहा है आपको कि सूझ का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया, ये आपको बताना है कमेंट्स में कि सूझ का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया, ये आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। चलिए अंतिम प्रश्न, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए कि भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करना है आपको अभी फिलहाल में, जल्दी से लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और अंत में जब 100 प्रश्न ये समाप्त हो जाए, जब कमेंट्स के माध्यम से भी बताना है कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। भारत में बाल विकास की शुरुआत के बारे में पूछा गया है, तो आप सभी को पता होगा ये 1930 में शुरुआत हुई थी भारत में बाल विकास की। तो यहीं पर आज के 50 प्रश्न समाप्त होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पार्ट 1 में 50 प्रश्न दिए और पार्ट 2 में भी आपको 50 प्रश्न दिए, एक प्रैक्टिस सेट के रूप में दिए जा रहे हैं। तो आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है कि आज के जो 50 प्रश्न हैं वो आपको कैसे लगे। तो जल्दी ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।